हेलो फ्रेंड्स, इसके पिछले क्लास में फिज़िक्स में हम लोग लाइट चैप्टर के बारे में स्टडी कर रहे थे। लाइट चैप्टर में हम लोग रिफ्लेक्शन भी पढ़ लिए थे। रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, यानी अपवर्तन और परावर्तन के नियम हम लोग दोनों डिस्कस कर चुके थे। और कलर किसका क्यों, कोई काला क्यों दिखता है, कोई उजला क्यों दिखता है, और काला कपड़ा शीत ऋतु यानी ठंडी के दिनों में पहना जाता है, उजला कपड़ा गर्मी के दिनों में पहना जाता है, क्यों पहना जाता है, इस सब के बारे में डिस्कस हम पिछले क्लास में सर कर लिए थे। और एक क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे सर, जो आपके सामने दिख रहा होगा। आभासी गहराई दिया हुआ है, पानी का अपवर्तनांक दिया हुआ है, तो वास्तविक गहराई क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और आपको फार्मूला पता है डायरेक्ट, ये फार्मूला पे वैल्यू को पुट कर देना है। यानी आभासी गहराई बराबर क्या हो जाएगा, वास्तविक गहराई बटे n। क्लियर है सर। और ये वैल्यू को जब पुट कर दिया तो हमको कितना मीटर आ गया सर, आभासी 3 मीटर। 3 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, एक्चुअल डेप्थ तो हमको निकालना है वास्तविक गहराई, तो AD बटे क्या हो जाएगा 1.33। अब बताइए ये दोनों का गुना हो जाएगा तो कितना होगा, 4 मीटर इज़ द राइट आंसर। क्लियर है सर। चलिए सर देखिए, n इक्वल टू क्या होता है, C/V। C क्या होता है, प्रकाश, माध्यम में प्रकाश की चाल। ये अपवर्तनांक n क्या है, अपवर्तनांक। ये अपवर्तनांक बराबर क्या होगा, प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। ये क्या हो गया, अपवर्तनांक होता है। यानी यहाँ पे देख रहे हैं v क्या है, स्पीड है, f क्या है, फ्रीक्वेंसी, लैम्ब्डा क्या है, वेवलेंथ। देखिए एक चीज़ बताइए सर, v बराबर f लैम्ब्डा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए n इक्वल टू C/V होता है। अब v के जगह हम क्या पुट कर दें, f लैम्ब्डा, तो अपवर्तनांक का वैल्यू क्या हो जाएगा, तब n इक्वल टू निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टे। अब बताइए सर, ये f लैम्ब्डा यहाँ पे हम लिख दे तो कोई दिक्कत, बताइए ये इक्वेशन तो लिख सकते हैं। तो अब हम बता सकते हैं यहाँ से, अगर किसी भी रंग का अगर तरंगदैर्घ्य इंक्रीज करेगा तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि इन्वर्सली, यानी हम कह सकते हैं अपवर्तनांक इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। हम ये बात तो बोल सकते हैं सर। क्लियर, हम तो ये बात बोल सकते हैं ना सर। अपवर्तनांक यानी n इक्वल टू n जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका होगा, वेवलेंथ का। यानी फिर अगर ये वेवलेंथ इंक्रीज करेगा तो अपवर्तनांक का वैल्यू क्या होगा, उसका कम होगा। क्लियर है। देखिए अब नीचे में हम की पॉइंट को, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं हम लिख दिए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, तरंगदैर्घ्य का। देखिए लाल रंग के लिए तरंगदैर्घ्य का मान क्या होता है सर, ज़्यादा होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। और तथा बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य का मान क्या होता है, कम। अब बताइए जब लाल रंग का तरंगदैर्घ्य का मान ज़्यादा होगा तो अपवर्तनांक क्या होगा सर, कम होगा। अगर बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य का मान कम होगा तो अपवर्तनांक का वैल्यू क्या होगा सर, ज़्यादा होगा। क्लियर है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं सर। इसीलिए लाल रंग का अपवर्तनांक कम होगा, लैम्ब्डा इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि लाल रंग का लैम्ब्डा क्या होता है, तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, तो n का मान क्या होगा, काफ़ी कम होगा, क्योंकि n जो है सर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, 1/λ का। तो इसमें जब आप रखिएगा तो वैल्यू आपको निकल के आ जाएगा, कम वैल्यू होगा। इसलिए बैंगनी रंग का जब तरंगदैर्घ्य का मान कम होगा, जब इसका मान क्या होगा सर, कम होगा, तो इसका मान तो इंक्रीज कर जाएगा ना सर। तो क्या हो जाएगा, जब लैम्ब्डा डिक्रीज है तो ये क्या हो जाएगा, n अपवर्तनांक क्या कर जाएगा सर, उसका इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखिए, स्पीड भी क्या होता है, स्पीड है, वेलोसिटी है। तो स्पीड बराबर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्ब्डा, यानी तरंगदैर्घ्य इंटू आवृत्ति क्या होता है, वेग होता है। इसमें बताइए किसी भी प्रकाश का वेग जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, तरंगदैर्घ्य का। तो हम कह सकते हैं सर v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्ब्डा। यानी चाल जो होती है, किसी का भी जो चाल होता है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है सर, तरंगदैर्घ्य पे। अगर तरंगदैर्घ्य का मान इंक्रीज करेगा, अगर ये मान इंक्रीज करेगा तो ये भी इंक्रीज करेगा, अगर ये डिक्रीज कर रहा है तो ये भी डिक्रीज करेगा। यानी हम कह सकते हैं अगर तरंगदैर्घ्य का मान अगर डिक्रीज कर रहा है तो उसका वेग भी कम हो जाएगा। अगर तरंगदैर्घ्य का मान इंक्रीज कर रहा है तो उसका वेग भी क्या हो जाएगा सर, इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर है।
चलिए, ये मेरा की पॉइंट था यहाँ पे। देखिए, लाल रंग के लिए तरंगदैर्घ्य का मान क्या होता है सर? ज़्यादा होता है, इसलिए लाल रंग का चाल भी क्या होगा सर? ज़्यादा होगा। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य का मान क्या होता है सर? कम होता है, इसलिए उसका चाल भी क्या होगा? कम होगा। हम कह सकते हैं इसलिए लाल रंग का चाल क्या है? सबसे अधिक है, क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य का मान क्या है? ज़्यादा है। और तरंगदैर्घ्य जो होता है वह डायरेक्टली किसका प्रोपोर्शनल होता है? उसके वेग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी स्पीड का क्या होता है? डायरेक्टली, यानी चाल के मान का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वैल्यू ऑफ स्पीड। क्लियर है सर? चलिए देखिए, सॉरी, आपके सामने दिख रहा होगा सर, बैंगनी रंग के लिए तरंगदैर्घ्य का मान क्या होता है? कम होता है। जब बताइए बैंगनी रंग का तरफ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, जब इसके लिए मान कम होगा बैंगनी रंग के लिए, तो बताइए इसका वैल्यू क्या होगा? वैल्यू ऑफ स्पीड क्या होगा सर? चाल का मान क्या हो जाएगा सर? कम हो जाएगा। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ, बैंगनी रंग के लिए तरंगदैर्घ्य का मान क्या होता है सर? कम होता है, इसलिए उसकी चाल का भी मान क्या होता है? कम होगा। इसलिए दिए गए माध्यम में लाल सबसे तेज, बैंगनी सबसे धीरे होता है। यानी हम कह सकते हैं लाल रंग का चाल जो होगा सबसे तेज होगा और बैंगनी रंग का चाल जो होगा सबसे कम होगा, यानी धीरे होगा। क्लियर है? चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सर। चलिए, अब एक क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा सर। यहाँ क्वेश्चन में ये गिवन है, जब हम 7 अलग अलग रंगों को अक्षरों के ऊपर कांच की प्लेट रखते हैं तो बैंगनी रंग सबसे ऊपर जबकि लाल रंग सबसे नीचे दिखाई देता है, क्यों? यानी क्वेश्चन समझ गए होंगे सर। जब हम 7 अलग अलग अक्षरों के ऊपर कांच का, मान लीजिए 7 अलग अलग अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7, इस सब के ऊपर क्या करते हैं हम सर? कांच का एक प्लेट रख देते हैं। इसके ऊपर भी कांच का प्लेट रख दिए, इसके ऊपर भी रख दिए, इसके ऊपर भी रख दिए, इसके ऊपर भी रख दिए, सातों के ऊपर रख दिए। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है सर बैंगनी रंग सबसे ऊपर, बैंगनी रंग जो है सर, बैंगनी रंग इसमें जो होगा वह बैंगनी रंग सबसे ऊपर दिखाई देता है, लाल रंग सबसे नीचे दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? देखिए सर, आभासी गहराई जो होता है क्या होता है? वास्तविक गहराई बटे n का वैल्यू। आप जानते हैं कि बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य का मान कम होता है, इसलिए उसका क्या होता है? तरंगदैर्घ्य का मान कम होगा तो अपवर्तनांक का मान क्या होगा? अधिक हो जाएगा। जब ये अधिक हो जाएगा तो बताइए ये आभासी गहराई क्या हो जाएगा? कम दिखेगा। इस कम हो, जब ये इसका मान इंक्रीज कर जाएगा तब तो ये डिक्रीज कर जाएगा ना आभासी गहराई। तो बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य का क्या होता है? बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य का अपवर्तनांक क्या होता है? बैंगनी रंग का अपवर्तनांक क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू क्या होता है? मैक्सिमम होता है, जिससे आभासी गहराई, अपवर्तनांक अगर मैक्सिमम होगा तो बताइए उसका क्या होगा? वैल्यू से आभासी गहराई क्या होगा? न्यूनतम होगा, काफ़ी कम होगा। क्लियर है? चलिए, एक क्वेश्चन और है आपके सामने सर। क्वेश्चन है, अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है? एक ऑप्शन है पदार्थ पर, प्रकाश के रंग पर, तापमान पर, दोनों ए और बी, सभी। देखिए सर, आपको लग रहा होगा डी भी हो सकता है। पदार्थ पर, प्रकाश पर, तापमान पे भी। अपवर्तनांक का जो वैल्यू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है तापमान पे डिपेंड भी करता है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जब प्रकाश का निर्वात में प्रकाश की चाल लेते हैं और माध्यम में प्रकाश की चाल लेते हैं और दोनों का रेशियो। जब माध्यम में लेंगे तो पदार्थ पे भी डिपेंड करेगा, प्रकाश के रंग पे भी डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं ये सब सही है। ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। क्लियर है सर? और इस तरह के क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछे जाते हैं खास करके, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए, एक आपके सामने दिखा एक है, देखिए एक स्टार करके हम कुछ पॉइंट इसके अंदर आप पढ़ते जा रहे हैं। यदि वस्तु की स्थिति बदलती हुई दिखाई दे तो उत्तर होगा। क्या उत्तर होगा सर? यदि वस्तु का स्थिति बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे आप ट्रेन से जा रहे हैं तो आपको लगता है बगल से जो भी है पेड़ पौधा वो
वह बहुत ही स्पीड से पीछे की ओर जा रहा था। इसका मतलब हमको क्यों लगता है वह बदलती हुई स्थिति दिखाई दे तो उत्तर क्या होगा, क्या आप आंसर दोगे? किसके कारण वह दे रहा है, किसके कारण ऐसा हो रहा लग रहा है हमको? अपवर्तन के कारण। क्योंकि माध्यम क्या हो रहा है सर, पिछला वाला माध्यम अलग हो जा रहा है, अगला वाला माध्यम अलग हो जा रहा है। माध्यम जैसे ही चेंज करेगा आपका आंसर क्या होगा सर? अपवर्तन। क्योंकि अपवर्तन का डेफिनेशन ही पढ़े थे, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इस प्रकार की घटना को ही क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं, यानी रिफ्रैक्शन कहते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, अपवर्तन का एग्जाम्पल क्या क्या है देख लेते हैं हम लोग। एक तो बदलती हुई दिखाई दे तो अपवर्तन रिफ्रैक्शन होगा। तारों का टिमटिमाना रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन। पानी से भरी बाल्टी, बीकर आदि का कम भरा दिखाई देना, यानी ये किसके कारण? अपवर्तन के कारण। सूरज का उसके वास्तविक समय से पहले उगना तथा छिपने के बाद भी दिखाई देना, किसके कारण? रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन के कारण। पानी से भरी बाल्टी में किसी क्षण का मुड़ा हुआ दिखाई देना, किसके कारण सर? अपवर्तन के कारण। पानी से भरी बाल्टी में किसी सिक्के का उठा हुआ दिखाई देना, किसके कारण होगा सर? अपवर्तन के कारण। आप देख रहे हैं एग्जाम में डायरेक्ट आपको बोल देते तारों का टिमटिमाना किसका उदाहरण है सर? अपवर्तन का। परावर्तन का आपको ऐसे ही दे देगा बहुत सारा, तो आपका राइट जवाब क्या होगा सर? अपवर्तन। क्लियर है? चलिए सर हम अब अगले टॉपिक पे आते हैं। देखिए अगला टॉपिक है सर TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी इसको हिंदी में कहते हैं सर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसको TIR भी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, TIR। देखिए सर इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा? हीरो का चमकना यानी शाइनिंग ऑफ डायमंड, ये किसका एग्जाम्पल है सर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। मृग मरीच या त्रासना का बनना यानी फॉर्मेशन ऑफ मिराज यानी इन समर में बनता है मिराज, ये किसके कारण बनता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हम कह सकते हैं TIR। प्रकाश तंतु किसके कारण? TIR। इंडोस्कोपी किसके कारण? TIR यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये होता है। क्लियर है? ये आप एग्जाम्पल देख लीजिए, ये 4 एग्जाम्पल थे। अगर आपसे पूछ ले मृग मरीचा का बनना किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। हीरो का चमकना किसके कारण होता है? तो आपका जवाब होगा सर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। एंडोस्कोपी किसके कारण किस पे काम करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है। ऑप्टिकल फाइबर किस पे काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे कार्य करता है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कोई भी एग्जाम में, इसलिए आप इसको रिमेंबर रखें। इसलिए हम एक जो एग्जाम में खास करके पूछा जाता है उसी को हमने कवर किया है इसमें। देखिए सर एक क्वेश्चन है, कांच के टूटने यानी दरार के चमकने का उदाहरण है ब्रोकन ऑफ ग्लास, किसका उदाहरण है? हीरे चमकने का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? हीरे चमकने का उदाहरण। यानी कांच जब टूट जाता है तो हमको सबसे पहले क्या दिखता है? वह दरार दिखने लगता है, क्योंकि उसमें शाइनिंग क्या होता है? ज़्यादा चमकने लगता है वहाँ पे। तो हम कहेंगे क्या इसका पहला ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, एक है रिफ्रैक्शन, एक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन, एक क्या है? नन ऑफ दिस। बताइए हीरा का चमकना किसके कारण होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण हीरा का चमकना होगा TIR। और ब्रोकन ऑफ ग्लास, अब बताइए मीडियम क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है ना वहाँ पे। जब मान लीजिए ये कोई मिरर है, अगर यहाँ पे ब्रोकन हो जाए तो ये मीडियम क्या हो जाएगा? जब प्रकाश यहाँ पे जाएगी तो मीडियम यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे सर? दूसरा क्या होगा? रिफ्लेक्शन तो होगा नहीं, क्या होगा? रिफ्रैक्शन, यानी हम कह सकते हैं क्या होगा? अपवर्तन। यानी मेरा सही जवाब क्या हो जाएगा सर? TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन, यानी हम कह सकते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन के कारण ही हमको वो क्या होता है? ज़्यादा चमकता है, ज़्यादा ब्रोकन ऑफ ग्लास ज़्यादा हमको दिखाई देता है। यानी आपका सही जवाब होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन। क्लियर है? देखिए अगर ऑप्शन में TIR नहीं दिया होता, अगर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में जिक्र नहीं किया होता, इस ऑप्शन में नहीं दिया होता, तो सिर्फ और सिर्फ किसका उदाहरण होता? तो सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन ही हमारा राइट जवाब होता। क्या होता? अपवर्तन। अपवर्तन ही मेरा क्या होता?
राइट जवाब होता। क्लियर है सर, यानी रिफ्रैक्शन इज द राइट आंसर, रिफ्रैक्शन होगा। समझ में आ गया सर। चलिए देखिए, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, देखिए TIR का डेफिनेशन ही है सर, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जब प्रकाश सघन माध्यम से यानी डेंसर मीडियम से किस माध्यम में जाता है? विरल माध्यम में यानी रेयर मीडियम में, तो TIR घटना घटित होती है। अब बताइए सर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा? कब होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होने का ये जो TIR घटना जो है, TIR इवेंट जो है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो इवेंट जो है, ये कब घटित होगी? जब प्रकाश सघन माध्यम से यानी डेंसर मीडियम से किस मीडियम में जाएगी? रेयर मीडियम में, यानी हम कह सकते हैं विरल माध्यम में जाती है। तो कौन सी घटना घटित होती है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना घटित होगी, यानी तब TIR ऑकर्स, यानी हम कह सकते हैं इंग्लिश में भी, सॉरी, हम कह सकते हैं when light enters from denser medium to rare medium, लाइट इंटर्स कहाँ करेगा? कहाँ से कहाँ? डेंसर से रेयर मीडियम यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में, देन TIR ऑकर्स, तब उस घटना को हम क्या कहेंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहेंगे। क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन है आपके सामने सर, आपको तो एग्जाम्पल भी बता दिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्या एग्जाम्पल है। एक क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना संभव होगी जब प्रकाश जाता है। कहाँ से कहाँ जाता है बताइए? ये डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है और ये पूछा गया है। देखिए एयर टू ग्लास यानी हवा से कांच, ये एक चीज़ बताइए, हवा से कांच में जा रहा है, एक क्या? ग्लास से डायमंड, यानी कांच से डायमंड, एक ग्लास से वाटर, एक वाटर से डायमंड। देखिए सब एक क्लोज एग्जाम्पल है, इसमें सिर्फ हमको एक ही चीज़ चेक करना है। अभी हम TIR का डेफिनेशन क्या पढ़े सर? जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो TIR घटना घटित होती है। तो हमको सघन माध्यम से रेयर में जाना है। बताइए एयर रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम से कि ग्लास जो है डेंसर मीडियम है यानी सघन माध्यम है। बताइए विरल से सघन में जा रहा है, TIR होगा? नहीं होगा, कैंसिल। चलिए ग्लास टू डायमंड, ग्लास क्या है बताइए? ग्लास क्या है? इसका अपवर्तनांक का वैल्यू क्या होगा? कम होगा। इसका अपवर्तनांक का वैल्यू क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं ग्लास जो होगा विरल माध्यम होगा, डायमंड जो होगा कौन सा माध्यम होगा? सघन माध्यम होगा। बताइए ग्लास से डायमंड में जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो TIR होगा? नहीं होगा। ग्लास टू वाटर, ग्लास क्या है बताइए? इसका अपवर्तनांक का वैल्यू तो ज़्यादा होगा, तो इसको क्या कहेंगे? डेंसर मीडियम। वाटर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सघन माध्यम। कौन सा माध्यम? सॉरी विरल माध्यम हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं रेयर मीडियम हो जाएगा। यानी डेंसर से रेयर मीडियम में जब प्रकाश की घटना जाएगी तब वही तो एक राइट जवाब होगा। तो मेरा करेक्ट जवाब क्या होगा? सी। देखिए वाटर टू डायमंड, ये विरल माध्यम हो गया। वाटर क्या? विरल माध्यम, क्योंकि इसका अपवर्तनांक का वैल्यू क्या होता है? कम होता है। जिसका अपवर्तनांक का वैल्यू अगर कम हो तो वो कौन सा मीडियम होगा? रेयर मीडियम होगा। जिसका अपवर्तनांक का वैल्यू ज़्यादा होगा वह कौन सा माध्यम होगा? सघन माध्यम होगा। इस तरह से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके अपवर्तनांक के हिसाब से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन विरल माध्यम होगा, कौन सघन माध्यम होगा, एक दूसरे से कंपेरिजन कर सकते हैं। बताइए रेयर मीडियम से जा रहा है किसमें? डेंसर मीडियम में, क्या ये घटना TIR घटना होगा? नहीं होगा। तो मेरा सही जवाब क्या होगा? सी। क्लियर है सर। देखिए अभी वही जो एक नोट करके आप पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पे नोट करके, जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा वह उतना ही क्या होगा? सघन होगा। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना कम होगा वह उतना ही क्या होगा? विरल माध्यम होगा। क्लियर है। यह आपका यहाँ पे दिखाया हुआ है। एक चीज़ बताइए सर, एक आपके सामने फिगर है, मान लीजिए प्रकाश की किरणें हैं, ये प्रकाश की किरणें आई फिर ऐसे चल गई, फिर उसके बाद हम इसको टिल्ट करते गए तो एक ऐसा समय तो आएगा ये कितना डिग्री बना लेगा? 90 डिग्री। कोई न कोई एक तो एंगल होगा जिस पे क्या होगा? ये
अपवर्तन के बाद क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा, किरणें कहाँ आ जाएगी, सॉरी दिखा देते हैं, किरणें कहाँ हो जाएगी, एक इस एंगल पे तो होगा कुछ ना कुछ, तो ये एंगल क्या कहलाएगा, अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। यानी किस माध्यम से जा रहा है, डेंसर से रेयर मीडियम में, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, तब कौन सी घटना होगा, TIR घटना होगा। चलिए देखिए, जब R 90 डिग्री, I क्या है, अभी जो आप जो यहाँ पे देख रहे थे, एक ये आया फिर ऐसे चला गया, एक ऐसे करके आया और ये ऐसे करके इधर हो गया, एक एंगल तो कोई होगा सर जिस पे क्या होगा, ये इसी के ऊपर आ जाएगा, इसी ऐसा हो जाएगा, यानी क्या अविलंब से कितना डिग्री एंगल बना लेगा, 90 डिग्री, और यही I क्या कहलाएगा सर, देखिए यही I क्या कहलाता है, क्रिटिकल एंगल। चलिए अब हम जब इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे तब और क्लियर हो जाएगा। बताइए ये 90 डिग्री जो है ये R का मान है, ये I क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम कह सकते हैं, अपवर्तन का कोण, आपतन का कोण। चलिए देखिए इसका क्रिटिकल एंगल का हम लोग, क्रिटिकल एंगल जो है, क्रिटिकल एंगल के बारे में हम लोग व्हेन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब अपवर्तन का कोण अगर 90 डिग्री, देन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। अगर अपवर्तन का कोण 90 डिग्री हो जाए तो आपतन का कोण ही क्रांतिक कोण कहलाता है। यानी क्रांतिक कोण का डेफिनेशन सर आप क्या देंगे, जब अपवर्तन का कोण यानी एंगल R कितना हो जाए सर, 90 डिग्री हो जाए, तब आपतन का कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी I ही क्या कहलाएगा, क्रांतिक कोण कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। क्लियर है। चलिए एक स्नेल लॉ है, एक थोड़ा लॉ है, थोड़ा देख लेते हैं क्या है लॉ। अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ देखिए साइन आई बराबर क्या होता है, साइन R यानी आपतन अपवर्तन और सॉरी आपतन का कोण, अपवर्तन का कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, साइन I बाय साइन R बराबर N2 बाय N1 लिख सकते हैं। N2 बाय N1 लिखने में कोई प्रॉब्लम है, जब बताइए N1 इक्वल टू साइन I बाय R, N2 इक्वल टू साइन I बाय R, तो क्या हो जाएगा N2 बाय N1, N2 बाय N1 इक्वल टू लिख सकते हैं साइन I बाय साइन R। बताइए N1 इंटू साइन I क्या होगा, यानी अपवर्तनांक होता है ये, N1 N2 क्या है, दो चीज़ का अपवर्तनांक है। देखिए साइन I बराबर क्या होगा, N2 साइन R। चलिए ये फार्मूला है, ये स्नेल लॉ। चलिए एक क्वेश्चन है आपके सामने, प्रकाश किसी माध्यम से हवा में जाती है, यानी कोई माध्यम से हवा में जा रहा है, क्रांतिक कोण का मान कितना है, 45 डिग्री, एंगल I बराबर कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री। तो इस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, यानी इस माध्यम का क्या पूछ रहा है सर, अपवर्तनांक यानी n का मान पूछ रहा है। यानी हम कह सकते हैं सर फार्मूला, ये फार्मूला आप देख रहे हैं अभी स्नेल लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ के अनुसार साइन IC यानी क्रिटिकल एंगल बराबर बटा क्या होगा साइन R। साइन R का मान कितना होना चाहिए क्रिटिकल एंगल के लिए, R का मान कितना होना चाहिए, डेफिनेशन में ही पड़े 90 डिग्री होना चाहिए। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा। तो बताइए साइन IC कितना है, 45 डिग्री। बताइए हमको एक माध्यम तो दिया हुआ है, दूसरा माध्यम का नहीं पता है, यानी दूसरा माध्यम का हमको निकालना है अपवर्तनांक। क्वेश्चन क्या है, जब प्रकाश माध्यम से हवा में जाते हैं क्रांतिक कोण का मान इतना, तो माध्यम यानी N1 हमको किसका मान निकालना है सर, N1 का निकालना है। मान लीजिए ये माध्यम है N1, ये माध्यम N2 है, ये कोई माध्यम से नीचे में कौन सी माध्यम में, हवा माध्यम में आ रहा है, यानी हम कह सकते हैं डेंसर से किस में जा रहा है, रेयर मीडियम में जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा साइन 45 डिग्री बटे साइन 90 डिग्री बराबर क्या होगा, N2 का मान क्या लेंगे सर, 1 लेंगे, क्योंकि हवा का क्या होता है अपवर्तनांक 1 होता है, 1 बटे N1। तो N1 इक्वल टू क्या होगा √2 यानी 1.414, यानी हम डायरेक्ट बोल सकते हैं। देखिए सर इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं है, स्नेल लॉ के अनुसार जैसा कि ऊपर में पढ़े उसके अनुसार, जब क्रिटिकल एंगल, स्नेल लॉ किसके आधार पर आया था कि अगर आपको क्रिटिकल एंगल मालूम हो जाए तो आप उसका निकाल सकते हैं। देखिए इसको डायरेक्ट ट्रिक से, अब इतना फार्मूला को हम बार बार यूज काहे करें, उसको हम एक शॉर्टकट में हम सीख लेंगे। देखिए
साइन आई सी यानी साइन क्रिटिकल एंगल बराबर क्या होगा 1/n। 1/n क्या है, n क्या है अपवर्तनांक है। देखिए वेयर आई सी इक्वल टू क्या है क्रिटिकल एंगल है, n क्या है अपवर्तनांक है। अब बताइए हमको क्या दिया हुआ था, क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री दिया हुआ था ना। चलिए इस पे लिखते हैं साइन आई सी बराबर 1/n, n आई सी का मान कितना 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 1/n, तो n बराबर क्या हो जाएगा 1/sin 45 डिग्री का मान क्या होगा 1/√2। अब बताइए ये √2 ऊपर चला गया तो n का मान क्या हो गया √2 हुआ, √2 का मान क्या होगा सर 4.14। फिर उसी तरह से हम डायरेक्ट बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो इसलिए आप इसको भी थोड़ा डायरेक्ट, अगर आपको साइन आई सी बराबर आपको डायरेक्ट कर देना 1/n। अगर आपको डायरेक्ट अपवर्तनांक पूछ रहा है तो अपवर्तनांक निकल जाएगा, अगर अपवर्तनांक दे दे तो क्रिटिकल एंगल निकल जाएगा। क्लियर है। लेकिन क्रिटिकल एंगल बेस्ड क्वेश्चन होना चाहिए, क्रांतिक कोण बेस्ड क्वेश्चन होना चाहिए, तब जा कर के ये फार्मूला हम यूज करेंगे, तब ये वैलिड होगा। क्लियर है सर। चलिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है सर, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखिए सर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा अगर पहुंचा रहा है अगर ये वीडियो, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़िए, इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त लोग के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि आगे आने वाले समय में इससे भी बेटर से बेटर कंटेंट आपको हम घर बैठे पहुंचा सकें। और अगर आप कंटेंट अच्छे तरह से तैयार करेंगे तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगी, चाहे जो भी डायरेक्शन में होगा। क्योंकि ये जो भी हम पढ़ा रहे हैं सर ये एनसीईआरटी बेस्ड है और एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट है, और इससे रिपीटेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। जहाँ से लगातार आज 10 सालों से क्वेश्चन आ रहा है, उस चीज़ों को हमने इसमें कवर करते हुए पढ़ा रहे हैं हम आप लोग को इस चैनल के माध्यम से। इसलिए इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त लोग के साथ भी शेयर करें। चलिए अब हम लोग आते हैं सर अपने टॉपिक पे आते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। बड़ी और प्राकृतिक वस्तुओं के रंग, बड़ी और प्राकृतिक वस्तुओं के रंग पूछे जाने पर उत्तर होगा प्रकीर्णन। अगर बड़ी और प्राकृतिक वस्तु का रंग अगर पूछा जाएगा तो उत्तर क्या होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी क्या होगा प्रकीर्णन, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन। यानी कलर ऑफ बिगर एंड नेचुरल ऑब्जेक्ट, कलर ऑफ बिगर यानी बड़ा, नेचुरल ऑब्जेक्ट प्राकृतिक वस्तु इज ड्यू टू स्कैटरिंग। किसके कारण होता है सर, स्कैटरिंग के कारण होता है, प्रकीर्णन के कारण होता है। क्लियर है। चलिए देखिए एक एग्जांपल इसका देख लेते हैं। आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हम कह सकते हैं। ब्लू ऑफ स्काई किसके कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है। और ये कौन से प्रकीर्णन पर आधारित है, रिले प्रकीर्णन पर आधारित है। अगर आपको पूछ लेगा रिले प्रकीर्णन किस पर आधारित है, आकाश का नीला रंग दिखाई देना क्या है, रिले प्रकीर्णन है। अब देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन तो हम लोग समझ गए, कलर ऑफ बिगर ऑब्जेक्ट, कलर ऑफ बिगर एंड नेचुरल ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू स्कैटरिंग, यानी बड़ी और प्राकृतिक वस्तुओं के रंग पूछे जाने पर उत्तर क्या होगा प्रकीर्णन। यानी बादल तथा कोहरे का सफ़ेद रंग यानी व्हाइट कलर ऑफ फॉग एंड क्लाउड्स किसके कारण होता है, मी प्रकीर्णन के कारण होता है। अगर आपसे पूछ ले आकाश का नीला रंग दिखाई देना किसके कारण होता है, रेले प्रकीर्णन के कारण होता है। यानी बादल तथा कोहरे का रंग सफ़ेद रंग दिखाई देना किसके कारण होता है, मी प्रकीर्णन के कारण होता है। चलिए अब हम आते हैं सर इसके और भी रिले पर और स्कैटरिंग ऑफ लाइट के और एग्जांपल। सूर्य अस्त, सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य का लाल रंग दिखाई देना किसके कारण होता है, रेले प्रकीर्णन के कारण होता है। समुद्र का रंग नीला दिखाई देना किस प्रकीर्णन के कारण होता है, रमन प्रकीर्णन के कारण। इसके लिए इसको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था 1930 ईस्वी में, फिजिक्स डिपार्टमेंट में दिया गया था। देखिए सर आपसे एग्जाम में ये सब रिपीटेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, रेले प्रकीर्णन। आपका जवाब क्या होगा,
रेले। समुद्र का नीला रंग दिखाई देना किस प्रकीर्णन के जरिए होता है, किसके जरिए होता है, रमन प्रकीर्णन के जरिए होता है। क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन है एक आपके सामने। हमारे वातावरण में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है सर? आर्गन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद कौन सी गैस हमारे वातावरण में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो आपका राइट जवाब होगा क्या होगा सर? आर्गन। देखिए सर रेले प्रकीर्णन क्या होता है, थोड़ा इसको अब हम अच्छे से समझ लें तो, और उसके बाद देखिए रेले प्रकीर्णन जो होता है सर, अभी तो ये इसी के कारण क्या होता है, आकाश नीला दिखाई देता है। देखिए स्कैटरिंग जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, लैम्डा पे पावर 4 देख रहे हैं, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ। अब बताइए लैम्डा इंक्रीज कर रहा है तो स्कैटरिंग क्या होगा, काफ़ी डिक्रीज हो जाएगा, यानी रेड कलर का क्या होगा स्कैटरिंग, काफ़ी प्रकीर्णन क्या होगा, काफ़ी कम होगा। लैम्डा जिसका बहुत कम है उसका एस क्या हो जाएगा, स्कैटरिंग का वैल्यू क्या हो जाएगा, काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए नीले रंग का क्या होता है ज़्यादा, ब्लू कलर क्या होता है, ब्लू कलर का क्या होता है स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होता है। रेड कलर का स्कैटरिंग क्या होगा, कम होगा, क्योंकि उसका वेवलेंथ क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब ब्लू कलर का वेवलेंथ कम होता है जिसके कारण उसका क्या होगा, स्कैटरिंग ज़्यादा होगा। यानी हम कह सकते हैं नीले रंग का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है क्योंकि नीले रंग की तरंगदैर्घ्य का मान क्या होता है, तरंगदैर्घ्य का मान कम, तो नीले रंग का प्रकीर्णन का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि स्कैटरिंग इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लैम्डा पे पावर क्या है 4। यानी समझ रहे हैं वेवलेंथ का कितना पावर, 4th पावर, यानी काफ़ी स्कैटरिंग का मान क्या हो जाएगा, अगर इसका मान इंक्रीज कर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, काफ़ी डिक्रीज कर जाएगा। यानी लैम्डा का मान ज़्यादा, लाल रंग का लैम्डा का मान क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, तो हम कह सकते हैं लाल रंग का स्कैटरिंग क्या होगा, सबसे कम होगा, एस का वैल्यू क्या होगा, सबसे कम होगा। अब बताइए ब्लू कलर का क्या होगा, इसका वैल्यू कम होता है तो ये एस का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी हम कह सकते हैं नीले रंग का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है क्योंकि नीले रंग के तरंगदैर्घ्य का मान क्या होता है सर, कम होता है। रेले प्रकीर्णन तभी संभव है जब कणों का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की अपेक्षा बहुत छोटा हो। रेले प्रकीर्णन तभी हो सकता है, ये कंडीशन है, जब कणों का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की अपेक्षा बहुत ही छोटा हो। क्लियर है। देखिए इंग्लिश में भी लिख दिया है, रेले स्कैटरिंग इज वैलिड ओनली when size of particle is very less than wavelength of light। यानी प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से उस पार्टिकल का मान जो है काफ़ी, आकार जो है काफ़ी क्या हो, छोटा हो, तभी रेले प्रकीर्णन क्या है सर, संभव है। आपको समझ में आ गया क्यों नीला रंग, आकाश नीला रंग क्यों दिखाई देता है। चलिए एक प्रकीर्णन है और इसको पढ़ लेते हैं, मी प्रकीर्णन। ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट हम लोग पढ़ रहे हैं सर, उसी के अंतर्गत हम लोग मी प्रकीर्णन पढ़ रहे हैं। मी प्रकीर्णन केवल तभी संभव है जब कणों का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के आसपास हो। यानी कणों का आकार जो है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के आसपास या यानी क्या नज़दीक हो, यानी 4 इंस्टेंट, यानी देखिए सारे रंग बराबर मात्रा में फैलेंगे तब क्या होगा, मी प्रकीर्णन में क्या होगा, सारे रंग इक्वल मात्रा में फैलेंगे। बादल का सफ़ेद रंग क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ, सब रंग बराबर फैल रहा है, सब रंग का बराबर फैलेंगे तो क्या होगा, बादल का रंग क्या होगा, सफ़ेद होगा। देखिए खतरे का निशान लाल रंग का इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य का मान अधिक होने की वजह से लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होगा, सबसे कम होगा, स्कैटरिंग उसका सबसे कम होगा। इसलिए हमको एक पॉइंट दिखेगा, ऐसा नहीं दिखेगा कि आपको इतना बड़ा ऐसा दिखेगा। अगर दूसरा कलर रहेगा तो वह उसका क्या होगा, प्रकीर्णन ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा फैला हुआ, उसका एक सोर्स का पता नहीं चलेगा। रेड कलर का लेकिन पता चलेगा क्योंकि उसका प्रकीर्णन क्या होता है, उसका स्कैटरिंग क्या होता है, काफ़ी कम होता है स्कैटरिंग का वैल्यू, क्योंकि लैम्डा का वैल्यू की तरंगदैर्घ्य का मान क्या होता है, उसका लाल रंग का सबसे ज़्यादा होता है। क्लियर है। इसलिए खतरे का निशान जो है किसका, कौन से रंग का बनाया जाता है, लाल रंग का बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, समझ में आ गया सर। देखिए
किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? किसी अंतरिक्ष में अगर कोई आदमी है उसको आकाश कैसा दिखाई देगा सर? काला दिखाई देगा। क्लियर है। एक क्वेश्चन और है सर आपके सामने, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? लाल के अलावा सभी अन्य रंग प्रकीर्णित हो जाते हैं। लाल के अलावा जितना भी है और सर्वरंग क्या हो जाता है? स्कैटरिंग हो जाता है, यानी फैल जाता है, प्रकीर्णित हो जाते हैं। क्लियर है। प्रकीर्णित हो जाते, इसलिए वह सूर्य अस्त के समय क्या होता है? वह लाल दिखाई देता है हमको। और सर्वरंग क्या हो जाता है? स्कैटरिंग हो जाता है, यानी फैल जाता है, लेकिन लाल रंग नहीं फैलता, जिसके कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमको सूर्य कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। यानी आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन सर। एक क्वेश्चन है, एरोप्लेन में पाए जाने वाले ब्लैक बॉक्स किस रंग का होता है? ब्लैक बॉक्स किस रंग का होता है? नारंगी रंग का होता है। किस रंग का होता है सर? नारंगी रंग का। क्लियर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में तो देखिए, मनुष्य की आंखों के लिए सबसे सुग्राही रंग कौन सा होता है? यानी सबसे सुग्राही मतलब सबसे अच्छा, मनुष्य की आंखों के लिए सबसे अच्छा रंग कौन सा माना जाता है? पीला और हरा, यानी येलो और ग्रीन रंग जो है मनुष्य के लिए क्या है? सबसे अच्छा सुग्राही कलर होता है। देखिए, रेड कलर का वेवलेंथ जो होता है 780 nm होता है, नैनोमीटर होता है। वायलेट कलर का जो वेवलेंथ होता है 390 नैनोमीटर होता है। दृश्य प्रकाश यानी विजुअल प्रकाश की विजिबल लाइट का जो रेंज जो है हमारे यहाँ का 390 से कितना है? 780। हम कह सकते हैं यानी 390 विजिबल प्रकाश का रेंज अगर पूछ ले, बताइए वेवलेंथ में किसके अंदर होता है? आपको 390 से 780 ऑप्शन मिले तो आप उसको टिक कर देंगे। ये कौन से होगा? विजिबल लाइट का क्या है? रेंज है वेवलेंथ का। क्लियर है। यानी हम कह सकते हैं। चलिए अब एक और आते हैं हम लोग, मनुष्य की आंखों के लिए सबसे ज़्यादा सुग्राही प्रकाश क्या होती है? सबसे ज़्यादा सुग्राही प्रकाश यानी रेंज में सबसे अच्छा कौन सा होता है? वेवलेंथ के लिए 760 नैनोमीटर, यानी 1 नैनोमीटर बराबर क्या होगा? 10⁻⁹ मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर ये होगा तो इतना नैनोमीटर है। क्लियर है। देखिए सर, अभी हम लोग यहीं तक रखते हैं और इसके अगले क्लास में फिर हम इससे आगे कवर करेंगे। अगले क्लास में रेनबो के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक जहाँ तक हो गया है आप इसको अच्छे से नोट्स तैयार कर लें। चलिए मिलते हैं सर नेक्स्ट क्लास में, हम आप लोग के बीच फिर उपस्थित होते हैं। चलिए तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड लोग के साथ भी शेयर